हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड पेपर के अंतर्गत आप सभी लोगों को चैप्टर वाइज क्रम से क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं और हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश का विवर्तन। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रकाश के विवर्तन में अब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है। मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया है कि प्रकाश का विवर्तन होता क्या है। जब प्रकाश के मार्ग में कोई हम क्या करते हैं, अवरोध रख देते हैं, ठीक है। तो प्रकाश क्या होता है, अवरोध के तीक्ष्ण किनारों से मुड़ कर जो निकलता है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। मैंने आप लोगों को फ्रेनेल विवर्तन बताया था प्रकाश के विवर्तन के प्रकार के अंतर्गत, और फ्राउनहोफर विवर्तन को बताया था। साथ ही में एकल स्लिट द्वारा प्रकाश के विवर्तन का प्रयोग भी आपको समझाया था पिछली क्लास में। आप जरूर देख लीजिएगा, वह क्लास इस बार के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि गुणात्मक व्याख्या ही अब आपके सिलेबस में बची हुई। और इस चैप्टर में अभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बचा हुआ है, एकल रेखा छिद्रीय स्लिट द्वारा प्रकाश का विवर्तन प्रतिरूप। यहाँ पर हम देखेंगे, या इसको हम फ्राउनहोफर विवर्तन भी कहते हैं क्योंकि इसमें लेंसों का प्रयोग होता है। ज्यामिति व्याख्या मैं अच्छे तरीके से आपको डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही में इसके नोट्स की PDF इसी वीडियो के साथ टेलीग्राम चैनल बालाजी स्टडी मोशन, सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर बालाजी स्टडी मोशन और ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी इस डेरिवेशन की, क्योंकि पूरा डेरिवेशन हिंदी में अगर लिखेंगे तो व्हाइट बोर्ड पर नहीं आएगा। आपको अच्छे तरीके से हम सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ज्यामिति व्याख्या हम करने जा रहे हैं एकल रेखा छिद्र द्वारा विवर्तन प्रतिरूप की, ठीक है। इसके पहले मैंने आप लोगों को इसका प्रयोग करके अच्छे तरीके से समझाया है पिछली क्लास में। तो यहाँ पर कौन सी व्याख्या करने जा रहे हैं भैया, ज्यामिति व्याख्या करने जा रहे हैं। ज्यामिति व्याख्या, यहाँ पर हम ये जानेंगे विवर्तन कोण, ठीक है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट स्थितियों के लिए जो विवर्तन कोण है उसका क्या व्यंजक है और कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे बनता है सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक एकल रेखा छिद्र ले लेते हैं। आप देख पा रहे हो ये रेखा छिद्र है, ये क्या है, शार्पनेस है इसकी, ठीक है। ये जो रेखा छिद्र है इसकी क्या है, शार्पनेस है। इसके सामने हम क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस ले लेते हैं। एक हमने उत्तल लेंस ले लिया, इस उत्तल लेंस का मैं एक मुख्य अक्ष खींच लेता हूँ। ये मुख्य अक्ष हो गया इसका, ठीक है ना। उत्तल लेंस के हम मुख्य फोकस पर क्या कर देते हैं, एक प्रकाश स्रोत रख देते हैं। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर क्या कर देते हैं, हम एक प्रकाश स्रोत रख देते हैं। इस प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरणें ऐसे लेंस पर जाकर पड़ती हैं। उत्तल लेंस क्या करता है, इन किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर कर देता है, इनको ऐसे समांतर कर देता है। तो आने वाली किरणें ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। बहुत ध्यान से फिगर को समझिएगा, फिगर को समझ गए तो समझ लीजिए कि एकदम आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। प्रकाश किरणें ऐसे लेंस पर आएंगे, लेंस क्या कर देगा, इनको मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर कर देगा, ऐसे। इसको थोड़ा सही कर देते हैं, ऐसे मुख्य अक्ष के क्या कर देगा, समांतर कर देगा। उसके बाद ये क्या करेंगी, इस स्लिट पर जाकर पड़ेंगी, ठीक है। अब इस स्लिट पर जब आएंगी तो स्लिट के किनारों पर पड़कर कुछ किरणें मुड़ेंगी भी, और कुछ किरणें क्या होंगी, सीधी रेखा में निकल जाएंगी बिना विचलित हुए, ठीक। अब इसके क्या करते थे, स्लिट के आगे एक और लेंस हम लगा देते हैं। इस स्लिट के आगे एक और लेंस लगा देते हैं। आपको पता है कि उत्तल लेंस पर जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रहे होते हो तो उत्तल लेंस क्या कर देता है, उनको एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। तो जो किरणें बिना विचलित हुए सीधी रेखा में आ रही होती हैं, ठीक है, स्लिट से बाहर निकल रही होती हैं, वो क्या होती हैं, ये उत्तल लेंस पर पड़ने के पश्चात ये क्या होती है, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, ऐसे। क्लियर, ये एक बिंदु पर केंद्रित हो गई। यहाँ पर हम बना देते हैं पर्दा। क्या बना देते हैं, पर्दा। यहाँ पर हमने बना दिया पर्दा। और यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, क्या देखोगे, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो किरणें हैं ये समान कला में मिल रही है, अर्थात इनके बीच कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है, ठीक। इसको मान लेते हैं O, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रकाश किरणें हैं वो समान कला में मिलती हैं, इसलिए इसको हम मुख्य उच्चिष्ट या केंद्रीय उच्चिष्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मुख्य उच्चिष्ट या केंद्रीय उच्चिष्ट के नाम से जानते हैं। अब जो प्रकाश किरणें आएंगी वो इस स्लिट के किनारों से ऐसे जो है किनारों पर आएंगी, तो किनारों पर आने के पश्चात क्या होंगी, ये हल्का सा मुड़ जाएंगी। तो जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश किरण इसके किनारों से जो है थीटा कोण बनाते हुए ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, और पर्दे के किस बिंदु पर मिलती है, पर्दे के बिंदु P पर मिलती है, पर्दे के बिंदु P पर मिलेगी। क्लियर। इसी तरीके से इस रेखा छिद्र के कोने पर जब कोई प्रकाश किरण आएगी, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो वो ऐसे मुड़ेगी जाकर पहले लेंस पर, उसके बाद ये विचलित होगी लेंस से और जाकर यहाँ पर बिंदु P पर मिल जाएगी। बिंदु P पर यहाँ पर चूंकि जो किरणें चल रही हैं
रेखा छिद्रों से ये क्या है भाई, समान कला में नहीं। आप देख पा रहे हो यहाँ जैसे रेखा छिद्र को हम मान लें कि ये ए बी रेखा छिद्र है, तो ए से पी तक जाने में तरंग को जितनी दूरी तय करनी पड़ेगी उससे ज़्यादा दूरी हमको बी से पी तक जाने में तय करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ से इस वाली रेखा पर हम एक लंब ऐसे खींच लेंगे। इस लंब को नाम दे देंगे के। ए के ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसको ऐसे डट डट करके मिला लेंगे और रेखा छिद्र की हम चौड़ाई को मान लेंगे कि ई है, स्मॉल ई। रेखा छिद्र या स्लिट की क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। हमारी समझ से आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से मेरी हर एक बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर आपको विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है, यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है और इसके ऊपर ये निम्निष्ट प्राप्त हो, क्योंकि यहाँ पर पाथ डिफरेंस है किरणों के बीच। कितना पाथ डिफरेंस है आप देख सकते हो, ये बी के जो है ये पाथ डिफरेंस यानी पथांतर यही है आपका। किरणों का जो पथांतर है वो कितना है, बी के है। ठीक है, आप देख पा रहे हो बी से पी तक हमको दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ेगी, जबकि ए से पी तक हमको दूरी कम दूरी तय करनी पड़ेगी। तो कितनी ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, बी के, और यही क्या हो जाएगा, तरंगों का पथांतर। ठीक है, तो अब ज्यामिति व्याख्या मैंने जो जो बोली है इसकी लैंग्वेज और आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगी, आप लैंग्वेज ले सकते हो। जैसे मैंने लिखाया, इस लेंस को L1 मान लीजिएगा, इसको L2 मान लीजिएगा। पर्दे के बीच की दूरी को कैपिटल डी से आप प्रदर्शित कर सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, इस बिंदु को आप सी मान सकते हो। क्लियर, ये मैंने इस पर लंब डाला इस रेखा पर, तो ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। और ये किरण जो विचलित हुई है इस किनारों से मुड़ करके थीटा डिग्री कोण पर विचलित हुई, तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। मैंने आप लोगों को जब व्यतिकरण में फ्रेंच चौड़ाई का व्यंजक निकालना बताया तो अच्छे तरीके से बताया। अगर ये कोण थीटा, मैंने कहा था ऐसे किरणें अगर समांतर आ रही हैं 2-3, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल थीटा, अगर ये एंगल यहाँ पर एक समांतर किरण खींच दे, ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस, क्योंकि यहाँ से ऐसे खींचेंगे, अगर इतना थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि अरे ऐसे गया है। तो अगर ये किरण ऐसे जा रही है तो ये अगर थीटा है तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा बचेगा। अब इस त्रिभुज में अगर ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा ही तो होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण हो गए, कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कोण कितना हो गया, थीटा हो गया। ठीक, जैसे भी आप समझ पाएँ या आप समझ सकते हो, मैंने आगे के डेरिवेशन में आपको बताया है प्रकाश के व्यतिकरण में। ठीक है ना, अब यहाँ पर आगे देखें, व्यतिकरण में जैसे हमको पर्दे पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें मिलती थी, वैसे यहाँ दीप्त अदीप्त बैंड बनते हैं, जिनको हम दीप्त बैंड को उच्चिष्ट के नाम से जानते हैं और अदीप्त बैंड को निम्निष्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पर्दे को नाम दे देते हैं, ये पर्दा हमारा XY है। ठीक है, अब मैं आपको कैलकुलेशन डायरेक्ट करके बताता हूँ, यानी विवर्तन कोण। ठीक है, विवर्तन कोण की स्थितियाँ आपको निकालना बताता हूँ उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे निम्निष्ट के लिए। किसके लिए, निम्निष्ट के लिए। निम्निष्ट के लिए अगर हम देखें तो तरंगों का जो पथांतर दिया है, सबसे पहले एक बार लिख लें, तरंगों का जो पथांतर है, तरंगों का जो पथांतर है वो बी के है। बी के बराबर हम मान लेंगे लैम्डा, जहाँ लैम्डा जो है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। लैम्डा क्या भैया, ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। आपको पता है हाइगेंस ने अपनी द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत में बताया कि किसी रेखा छिद्र पर जब जाकर तरंगे जाती हैं तो रेखा छिद्र से द्वितीयक तरंगाएं निकलती हैं जो कि प्रकाश की चाल से ही आगे बढ़ती है, मतलब जितनी पहले प्रारंभिक चाल थी उसी चाल से आगे बढ़ती हैं। क्लियर, तो हम पथांतर कितना मान लेते हैं, लैम्डा, जो कि प्रकाश की क्या भैया, तरंग दैर्ध्य, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के बराबर है। निम्निष्ट के लिए क्या करते हैं, निम्निष्ट के लिए यहाँ पर जो पथांतर होता है बी के, इस पथांतर को हम कितना मान लेते हैं, निम्निष्ट के लिए पथांतर मान लेते हैं हमारा एम लैम्डा, प्लस माइनस एम लैम्डा। अच्छा, प्लस माइनस क्यों मान रहे हैं ये भी बता रहे हैं, प्लस माइनस एम लैम्डा, जहाँ पर जो एम की वैल्यू होती है वो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हो तरंगे विपरीत कला में मिल रही, अर्थात यहाँ पर निम्निष्ट का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो निम्निष्ट बन रहा है इसके लिए मैंने पथांतर एम लैम्डा क्यों माना। देखिए, ये जो निम्निष्ट बन रहा है केंद्रीय उच्चिष्ट से, देखिए एकांतर क्रम में जैसे दीप्त अदीप्त पट्टियाँ आपको मिलती थी व्यतिकरण में, वैसे यहाँ पर एकांतर क्रम में मुख्य उच्चिष्ट के ऊपर और नीचे की ओर एकांतर क्रम में उच्चिष्ट और निम्निष्ट स्थितियाँ प्राप्त होंगी। अर्थात देखिए, आपने प्रयोग में देखा था कि बीच वाली जो पट्टिका थी बहुत ज़्यादा चौड़ी थी, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। ठीक, उसके बाद क्या होगा भाई, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब आगे क्या जो इंटेंसिटी होती है वो घटती जाती है। तो ये जो उठा हुआ भाग है ये उच्चिष्ट को व्यक्त कर रहा है। ठीक, ये केंद्रीय उच्चिष्ट या मुख्य उच्चिष्ट है। उसके बाद यहाँ से देखिए, ये आपका ऐसे ऐसे ग्राफ बनता जाएगा,
विवर्तन प्रतिरूप में, अर्थात नीचे भी आपको लगातार एकांतर क्रम में उच्चिष्ट और निम्निष्ट की स्थितियां प्राप्त होती जाएंगी। क्लियर। ये क्या है आपका मुख्य उच्चिष्ट है, ये क्या है मुख्य उच्चिष्ट है, थोड़ा समझ लीजिएगा ध्यान से। ये क्या है प्रथम निम्निष्ट, इसको क्या बोलते हैं प्रथम निम्निष्ट बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर तरंगे समान कला में नहीं मिलती हैं। इसी तरीके से फिर ये क्या हो जाएगा गौड़ उच्चिष्ट, इसको क्या बोलेंगे गौड़ उच्चिष्ट। बहुत ध्यान से समझिएगा हर एक चीज। इसी तरीके से ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट बन रहे हैं एकांतर क्रम में, इसीलिए मैंने प्लस माइनस एम लैम्डा लिखा, ऊपर तो प्लस में नीचे तो माइनस में। एम का मान जहां पर क्या है 1 2 3 4 5। एम का मतलब ये है अगर एम का मान 1 रखेंगे तो हमको पहली निम्निष्ट की स्थिति पता चल जाएगी, विवर्तन मतलब पहली निम्निष्ट की स्थिति के लिए एम का मान 1 रखेंगे, दूसरी निम्निष्ट की स्थिति के लिए एम का मान 2 रखेंगे, क्योंकि निम्निष्ट का मैंने पथांतर यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना, इसको क्या मान लेंगे भैया समीकरण 1। अब आ जाएंगे उच्चिष्ट के लिए, हेडिंग लगाएंगे उच्चिष्ट के लिए। उच्चिष्ट के लिए जो पथांतर हो जाएगा बी के बराबर, वो कितना हो जाएगा बी के बराबर हो जाएगा 2m-1 λ/2, प्लस माइनस जरूर लगा लीजिएगा। ठीक, जहां पर जैसे वहां पर m की वैल्यू थी, जैसे यहाँ पर भी m की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। हो सकता है बहुत किताबों में 2m+1 लिखा मिले, तो वहां पर जो m की वैल्यू स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कीजिएगा। अगर 2m-1 इंटू λ/2 ले रहे हो तो m की वैल्यू 1 2 3 4 होगी। ये उच्चिष्ट के लिए पथांतर, इसका मतलब ये है कि इस सूत्र में जब m की वैल्यू 1 रखी जाएगी तो आपको मुख्य उच्चिष्ट से प्रथम उच्चिष्ट की स्थिति प्राप्त होगी। जब m बराबर 2 रखोगे तो मुख्य उच्चिष्ट से द्वितीय उच्चिष्ट की वैल्यू मतलब जो है स्थिति आपको प्राप्त होगी। इसको आप मान लीजिएगा भैया समीकरण 2। क्लियर। आगे हम बढ़ेंगे, आ जाएंगे समकोण त्रिभुज, लिखेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज है ए के बी, ये आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो लिखेंगे ए के बी में हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ होता है। कोण ये मैंने माना था, कोण के सामने एक भुजा लंब हो जाएगी बी के, जो कि पथांतर है। ठीक, आगे आ जाएंगे बी के और लंब हो गया, बटे कड़ की बात करें तो कड़ आपका हो जाएगा ई। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने भुजा कड़ होती है। क्लियर। इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो बी के बराबर हमारा आ जाएगा ई साइन थीटा, इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। अगर हमको निम्निष्ट के विवर्तन कोण की स्थितियां प्राप्त करना है या निम्निष्ट के लिए हमको स्थितियां प्राप्त करना है, तो निम्निष्ट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो बी के का मान प्लस माइनस एम लैम्डा है और यहाँ पर बी के का मान ई साइन थीटा है, इन दोनों को इक्वल दिखाएंगे तो हमको निम्निष्ट की कोणीय स्थितियां पता चल जाएंगी। और उच्चिष्ट के लिए अगर प्राप्त करना है तो इस वाले बी के को इस वाले बी के यानी ई साइन थीटा के बराबर दिखा देंगे पाद डिफरेंस को। तो यहाँ पर लिखेंगे निम्निष्ट के लिए, निम्निष्ट की कोणीय स्थितियां या विवर्तन कोण प्राप्त करने के लिए, निम्निष्ट के लिए क्या करेंगे समीकरण 1 ले लेंगे 1 व 3 से। किससे भाई? समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 में बी के बराबर प्लस माइनस एम लैम्डा और समीकरण 3 में ई साइन थीटा, तो ई साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा समीकरण ई साइन थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस एम लैम्डा। क्लियर। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? आप कहोगे जी बिल्कुल समझ में आ रही है, इससे आसान नहीं हो सकता। देखिए भाई, यदि हमारा जो ये साइन थीटा है ये बहुत छोटा हो तो इसकी वैल्यू लगभग किसके बराबर हो जाएगी? थीटा, क्योंकि कोण जब बहुत छोटा होता है, ये जब कोण बहुत छोटा होगा तो साइन हमारा जय मतलब छूट जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा तब ये हो जाएगा ई साइन थीटा के स्थान पर थीटा हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे प्लस माइनस एम लैम्डा। क्लियर। यहाँ से हम अगर थीटा का मान निकालेंगे जो कि कोणीय स्थिति को व्यक्त करेगा, प्लस माइनस एम लैम्डा बाई कितना हो जाएगा? ई। ये आप देख पा रहे हो कोणीय स्थिति का सूत्र आ गया निम्निष्ट के लिए, जहां पर m बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 रखने पर क्रमशः आपको कौन कौन सी स्थितियां मिलेंगी आप खुद देख लो। m बराबर 1 रखोगे तो प्लस माइनस लैम्डा बाई ई मिलेगा, m बराबर 2 रखोगे प्लस माइनस 2 लैम्डा बाई ई मिलेगा, m बराबर 3 रखोगे प्लस माइनस 3 लैम्डा बाई ई मिलेगा, m बराबर 4 रखोगे 4 प्लस माइनस 4 लैम्डा बाई ई मिल जाएगा। इस तरीके से आपको निम्निष्ट की स्थितियां प्राप्त होती चली जाएंगी। क्लियर है? ऊपर नीचे प्लस मैंने लगा, ऊपर नीचे दोनों के लिए, ठीक है ना। मतलब प्रथम निम्निष्ट की स्थिति हो जाएगी प्लस माइनस लैम्डा बाई ई, द्वितीय निम्निष्ट की स्थिति हो जाएगी मुख्य उच्चिष्ट से
वो 2 लैम्डा बाई ई हो जाएगी। समझ पा रहे हो ना। अब प्लस माइनस लगा मतलब ऊपर और नीचे दोनों की स्थितियाँ मिल रही हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने निम्निष्ट के लिए लिखा, इसी तरीके से लिखेंगे उच्चिष्ट के लिए। क्या लिखेंगे? उच्चिष्ट के लिए। उच्चिष्ट के लिए अगर देखें तो उच्चिष्ट के लिए बी के का मान कितना था? 2m-1 इंटू लैम्डा बाई 2, और यहाँ पर बी के बराबर कितना है? ई साइन थीटा। अब ई साइन थीटा को इसके बराबर दिखाएंगे, ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 2m-1 इंटू में लैम्डा बाई 2। बताइए भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब इससे आसान क्या किया जा सकता है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं जिससे मेरा पूरा आ जाए, है ना। पूरा आ जाएगा तो आपको स्क्रीनशॉट लेते बन जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं भाई। यहाँ पर यदि हमारा कोण बहुत क्या हो? छोटा हो, तो साइन थीटा की वैल्यू लगभग थीटा के बराबर हो जाएगी। तब ये आपका हो जाएगा ई साइन थीटा थीटा के बराबर बराबर प्लस माइनस ये हो जाएगा 2m-1 लैम्डा बाई कितना हो जाएगा? 2। जब आप थीटा की वैल्यू निकालोगे, थीटा क्या? कोणीय स्थिति किसके लिए? उच्चिष्ट के लिए। थीटा बराबर आपको मिलेगा प्लस माइनस 2m-1 लैम्डा बटे में 2 इंटू में ई। तो यहाँ पर उच्चिष्ट के लिए कोणीय स्थिति का सूत्र आपको मिल गया, थीटा बराबर प्लस माइनस 2m-1 लैम्डा बाई 2e। ठीक, हो सकता है किसी किसी किताब में 2m+1 लैम्डा बाई 2e मिल जाए, तो वहाँ पर m की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। यहाँ पर m की वैल्यू कहाँ से हम मान रहे हैं? 1 से मान रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 0 रखने पर तुमको मुख्य उच्चिष्ट मिलेगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे जहाँ m बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट रखने पर दिखाई पड़ रहा है ना? नहीं दिखाई पड़ा, छोड़ो इसको हटाओ। रखेंगे तो रखने पर क्रमशः हमको जो है मुख्य उच्चिष्ट से प्रथम उच्चिष्ट, द्वितीय उच्चिष्ट, तृतीय उच्चिष्ट की स्थितियां हमको या कोणीय स्थितियां मिलती चली जाएंगी। m बराबर 1 रखो, 2 गुणे 1, 2 से 1 गया, 1 बचा, अर्थात पहली स्थिति मिल जाएगी प्लस माइनस लैम्डा बाई 2e। इसी तरीके से m बराबर 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 से 1 गया, 3 बचा, मतलब प्लस माइनस 3 लैम्डा बाई 2e मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? m बराबर 3 रखो, 3 दूनी 6, 6 से 1 जाएगा तो मिल जाएगा प्लस माइनस 5 लैम्डा बाई 2e। इस तरीके से आपको कोणीय स्थितियाँ उच्चिष्ट के लिए मिलती चली जाएंगी, और आपको कोणीय स्थिति का ही तो फार्मूला यहाँ पर निकालना था, है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने जो है निम्निष्ट के लिए कोणीय स्थितियों का फार्मूला कैसे निकाला और स्थितियाँ उनकी कैसे निकाली एकल रेखा छिद्र द्वारा विवर्तन प्रतिरूप में, और उच्चिष्ट के लिए मैंने जो है उसकी कोणीय स्थिति का सूत्र कैसे निकाला और कोणों की विभिन्न स्थितियां मैंने कैसे व्यक्त की उच्चिष्ट के लिए। ठीक है, ये जो मैंने फिगर ऐसे बनाया, इसको आप ऐसे भी रेखा के तौर पर ऐसे प्रदर्शित कर सकते हो और दिखा सकते हो। जैसे मेरा पहले निम्निष्ट के लिए कितना आया था? लैम्डा बाई ई, तो यहाँ पर प्रथम निम्निष्ट है तो आप इसे लिख सकते हो लैम्डा बाई ई। इसको द्वितीय कितना आया? 2 लैम्डा बाई ई, तो 2 लैम्डा बाई ई लिख सकते हो। ये इधर ऋण चिन्ह के साथ लिखोगे क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में, उधर आप प्लस के साथ लिखोगे लैम्डा बाई ई, फिर ये हो जाएगा 2 लैम्डा बाई ई। इस तरीके से आप व्यक्त कर सकते हो जैसी आपकी इच्छा। ठीक, इसके पास ना लिखे नहीं, आप समझ जाओगे गलत ही। तो इस तरीके से आप फिगर को ऐसे भी सीधा करके आप बना सकते हो। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो मैंने आसान तरीके से आप सभी लोगों को एकल रेखा स्लिट द्वारा प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप के ज्यामितीय व्याख्या को यहाँ पर व्यक्त किया अच्छे तरीके से। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए कोणीय स्थितियों का फार्मूला निकाल के बताया, और उम्मीद करता हूँ कि ये सरल से सरल लैंग्वेज का डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इस चैप्टर के कुछ जो न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में है, ठीक है, हालांकि कुमार मित्तल बुक से सॉल्व कराता हूं, लेकिन जो अब आपके इस बार सिलेबस में क्योंकि काफ़ी चीज़ें हट गई तो उन न्यूमेरिकल को हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल लगभग में डिस्कस कर देंगे। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।